मेरे प्रिय दर्शकों नमस्कार। दर्शकों ऋषि ज्योतिष में आपका स्वागत है। दर्शकों सबसे पहले तो मैं आपको बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप मेरे वीडियो बड़ी उत्सुकता से देख रहे हैं और उससे मुझे आपका बड़ा सहयोग मिल रहा है। आशा करता हूं इसी प्रकार आप मेरा वीडियो अंत तक देखिए, तो अंत में मैं उपाय भी बताता हूं। मैं हमेशा आपको बताता हूं, आप कमेंट्स बॉक्स में अपने सुझाव लिखिए और हमेशा ये बताता हूं कि मेरे दर्शकों आपको जो जीवन में परेशानी आ रही है, आप अपने कुंडली का डिटेल कमेंट्स बॉक्स में भेजिए और वो परेशानी भेजिए। उस परेशानी का वीडियो बना करके आपका भी मार्गदर्शन करूंगा और बाकी लोगों का भी होगा। आप सोचो संपूर्ण वीडियो पूरी कुंडली का बनाए, वो संभव नहीं है। कुंडली तो बहुत एक विस्तृत है, लेकिन आपकी एक दो समस्याएं उससे जुड़ी हर आदमी को होती है। ऐसा कुछ है तो आप लिखिए और मेरे चैनल पर बने रहिए, मैं आपका वीडियो अवश्य बनाऊंगा। मैंने हमेशा ये कहता रहा हूं, आप कमेंट्स बॉक्स में लिखिए क्या परेशानी है, जन्म की डिटेल, समय वगैरह सब लिखिए। आज के इस वीडियो में, महत्वपूर्ण वीडियो में, कई मेरे नवयुवकों का मेरे पास प्रार्थना है, गुरु जी हमने कई जप करा लिए, ग्रहों के जप करा लिए, ग्रहों का दान करा लिया, पूजा करा ली, लेकिन जब हमने उनसे पूछा भाई क्या क्या कराई, तो दोस्तों जो चाहिए वो तो हुआ नहीं, तो कैसे राह आसान होगी। वैसे भी कोई कोई कुंडली ऐसी होती है दर्शकों, किसी पंडित जी या किसी आचार्य के पास जादू की छड़ी नहीं है कि घुमा के कर दे तो उसको ठीक कर दे, क्योंकि बालक अपने पूर्व जन्म के कर्म का फल लेके आया है और वो कर्म भोग करना है। हां, ये बात अवश्य है, हमारे शास्त्रों में कुछ उपाय ऐसे हैं। अब उन दोषों का निवारण इस मनुष्य योनि में, इस पृथ्वी पर जब हम भगवान ने जन्म दिया है तो हम उनका कर सकते हैं, तो वो कर लेना चाहिए और फिर छोड़ देना चाहिए, प्रभु के ऊपर क्या है। तो आज का विषय है, क्या मुझे सरकारी नौकरी मिलेगी। आज का विषय है सरकारी नौकरी की तलाश, क्या मुझे सरकारी नौकरी मिलेगी। कुंडली तो शापित है, वो उस बालक को पता नहीं कि मेरी कुंडली शापित है। विचार करेंगे कैसे है। दर्शकों, सरकारी नौकरी के लिए सबसे पहले लगन और लग्नेश का बलवान होना आवश्यक है, क्योंकि लगन और लग्नेश स्वयं का प्रतिनिधि करते हैं। उसने नौकरी करना है या उसने व्यवसाय करना है, किसी भी काम के लिए लगन और लग्नेश का बलवान होना आवश्यक है, ताकि उसका क्रेडिट, उसका श्रेय जो काम कर रहा है उस जातक को मिले। सम्मान किसको मिलेगा? लगन और लग्नेश को, तो लगन और लग्नेश जातक का प्रतिनिधि है। उसके बाद सरकारी नौकरी के लिए दसम भाव और दशमेश बलवान होना चाहिए, अच्छी स्थिति में होना चाहिए, क्यों? दसम भाव ऊंचाई पर ले जाने वाला है। दसम भाव स्वयं अपने आप में सरकार है। सप्तम भाव व्यापार है, रोजगार है, ठीक है, लेकिन दसम भाव सम्मान का है, वकाई का है, सरकार का भाव है। दूसरा सबसे बड़ा योग सूर्य। दर्शकों, सूर्य ग्रहों का राजा है, सूर्य प्रशासक का कारक ग्रह है, सूर्य स्वयं अपने आप में सरकार है। आपकी कुंडली में कहीं पर भी सूर्य की शुभ स्थिति अच्छी होनी चाहिए, सूर्य की शुभ स्थिति अच्छी होनी चाहिए, उस पर अच्छे ग्रहों का प्रभाव होना चाहिए और शिक्षा अच्छी हो, चंद्रमा भी ठीक हो, तो सरकारी छोटी नौकरी क्या बड़ी नौकरी प्राप्त करेगा, उच्च अधिकारी बनेगा, नौकरी नहीं अधिकारी बनेगा। लेकिन जहां पर सूर्य को अच्छे ग्रहों का सपोर्ट या और कुछ नहीं होगा, लेकिन शुभ स्थिति में होगा और लग्नेश भी शुभ स्थिति में होगा और दसम भाव से जुड़ा हुआ होगा, तो उसको कहीं ना कहीं उसकी शिक्षा के आधार पर अवश्य 100% उसको नौकरी मिलेगी। लेकिन इन चीजों में कमी होगी तो सरकारी नौकरी की आशाएं नहीं होती हैं। ये हम देखेंगे कुंडली में जो जातक ने बताया, हमने उसका एनालिसिस किया, लग्न और लग्नेश पीड़ित है और अस्त है। आप सोचिए, हमेशा कोई भी जातक जो भी थोड़ा बहुत ज्योतिष का जानता है या कभी पंडित जी के पास गया है, सबसे पहले लगन और लग्नेश देखा जाता है। लगन और लग्नेश दोनों ही पीड़ित है तो उसको कहां मान सम्मान मिलेगा। सूर्य पीड़ित है, सूर्य प्रशासक का कारक है, सूर्य सरकार है, सूर्य गवर्नमेंट नौकरी का कारक है, सूर्य पीड़ित है, तो कैसे आशाएं की जा सकती हैं। दर्शकों, कर्मेश मृत अवस्था में, कर्मेश का मतलब दसम भाव का स्वामी, वो भी मृत अवस्था में है, तो आप सोचिए किस तरह से बात होगी जब कर्म भाव का स्वामी, दसम भाव का स्वामी मृत अवस्था में हो, लग्नेश
अशुभ स्थिति में हो, सूर्य अशुभ स्थिति में हो और भाग्य साथ नहीं देता तो कैसे गिरेगा? ये अपने कर्मों का फल है। इसी को लेकर के हम विचार करेंगे। जातक की कुंडली क्या कहती है? जातक का जन्म 4/11/1994 शुक्ल पक्ष 1 विशाखा चरण 3 शुक्रवार को हुआ। जन्म के समय पर धनु लगन उदय हुआ। धनु लगन के 17 डिग्री विराजमान है। द्वितीय भाव में शनि अपनी राशि में है, पराक्रम भाव में पराक्रमेश है। पंचम भाव में केतु मेष राशि में 21 डिग्री लेकर के विराजमान है और अष्टम भाव में पंचम भाव का स्वामी मंगल नीच राशि में है। दसम भाव में बुध अपनी उच्च राशि में है और 29 डिग्री लेकर के विराजमान है। बुध अपनी राशि में 29 डिग्री लेकर के मृत अवस्था में है। बुध केंद्राधिपति दोषी है, 2 केंद्रों का स्वामी है, सप्तम भाव का स्वामी है और दसम भाव का स्वामी है। केंद्राधिपति दोष दूर नहीं हो रहा है, अपने स्थान में है और बुध यहां पर भद्र महापुरुष योग बना रहा है। विशिष्ट योग माना जाता है। जब बुध केंद्र में हो, अपनी राशि में हो, तो बुध उसको भद्र महापुरुष योग बनाया जाता है, विशिष्टता प्रदान करता है। लेकिन उस बुध को और कोई साथ देने वाला नहीं है। वो विशिष्टता किसको देगा? लग्नेश तो अस्त है। आगे बात करते हैं क्या? एकादश भाव में गुरु 28 डिग्री लेकर विराजमान है, चंद्र 27 डिग्री, राहु 21 डिग्री, सूर्य 17 डिग्री, शुक्र 15 डिग्री लेकर विराजमान है। दर्शकों, शुक्र भी अस्त है सूर्य से, चंद्रमा भी अस्त है सूर्य से और गुरु भी अस्त है। गुरु लग्नेश है। जब लग्नेश ही अस्त हो गया, सूर्य ने भी अस्त कर दिया, राहु का भी प्रभाव आ गया। गुरु के ऊपर सूर्य ने भी अस्त कर दिया, राहु का प्रभाव आ गया। सूर्य भगवान विष्णु का प्रतिनिधि है, गुरु लग्नेश है और राहु हमारे पूर्वजों का प्रतिनिधि पितामह है। दोनों का प्रभाव आ गया। सूर्य नीच राशि में हो गया, सूर्य पर भी राहु का प्रभाव हो गया और शुक्र दाम्पत्य सुख देने वाला है, भोग विलास का कारक है, आर्थिक समृद्धि देने वाला है, लक्ष्मी स्वरूप है। सूर्य भी अस्त हो गया। एक ही भाव में 1 2 3 4 5 ग्रह राहु को लेकर के ये एक अशुभता का प्रतीक है। ऐसे जातक को व्यवहार में भी परेशानी, दाम्पत्य सुख में परेशानी आएगी जब एक ही राशि में है और सभी ग्रह पीड़ित हैं। गुरु भी पीड़ित है, चंद्रमा पीड़ित है, सूर्य पीड़ित है, शुक्र भी पीड़ित है और चंद्रमा अस्त है। शुक्ल पक्ष एकम का है, अमावस्या योग माना जाएगा जब चंद्रमा अस्त है, तो पूर्वजों का भारी प्रभाव है। यह ग्रहों की स्थिति रही। थोड़ा सा ग्रहों के बारे में। धनु लगन, धनु लगन के स्वामी गुरु हैं। इनका सुंदर शरीर गठन होता है राशि के हिसाब से। इनके विचार प्राय दार्शनिक होते हैं। धनु लगन के हिसाब से आस्तिकता इनमें कूट कूट कर भरी रहती है। दूसरों पर सहज विश्वास कर लेते हैं। लोग इनकी सादगी का अनुचित फायदा उठाते हैं। ऐसे जातक बनावट से कोसों दूर रहते हैं और दूसरे व्यक्ति की सहायता करने में हमेशा तत्पर रहते हैं। लग्नेश गुरु एकादश भाव में है। एकादश भाव में गुरु इच्छा पूर्ति का भाव है। एकादश भाव और लग्नेश स्वयं का प्रतिनिधि है। सभी प्रकार की इच्छाओं को इच्छाएं पूर्ति करने वाला महाप्रकामी, तेजस्वी, विवेकशील, परस्वी, परंतु परिश्रमी है। परंतु गुरु अस्त है और गुरु पर राहु का प्रभाव है, तो ऐसा कुछ नहीं मिलेगा। सप्तम दृष्टि से पंचम भाव को देख रहा है, शिक्षा में थोड़ी सी देगा। अब बात करते हैं सूर्य की। सूर्य भाग्य भाव का स्वामी और एकादश भाव में है। साधारण तौर पर भाग्य भाव का स्वामी जब एकादश भाव में हो तो पैसे की नदियां आ जाती हैं, पैसे की कोई कमी नहीं। लेकिन सूर्य तो नीच राशि में और राहु से पीड़ित है। यहां पर सूर्य को भी ग्रहण लग गया तो कहां से होगा? जीवन भर आर्थिक स्थिति कमजोर होगी, भाग साथ नहीं देगा। पराक्रम के बल पर थोड़ी बहुत सफलता की कोशिश करेगा, लेकिन वही पीड़ित है। जब सूर्य पीड़ित है तो बालक की आत्मा पीड़ित है और सूर्य भगवान विष्णु का प्रतिनिधि है और सूर्य प्रशासक का कारक है। सूर्य स्वयं सरकार है और सूर्य जहां पीड़ित है, शुभ नहीं रहा, तो सरकारी नौकरी की कोई आशाएं नहीं। मैंने ऐसा कभी नहीं देखा। अगर कोई होगा तो दैविक चमत्कार वाली बात छोड़ कर दो। शिक्षा बुद्धि में मेष राशि को देख रहा है, शिक्षा बुद्धि में अच्छा होगा।
परिश्रम से धन कमाएगा। सूर्य पीड़ित है, राजा है, सरकार का कारक है, लेकिन पीड़ित है तो कहां सरकार में साझा मिलेगा। सरकार में साझा मिलने वाली कोई मुझे तो युक्ति दिखाई नहीं देती। अब बात करते हैं चंद्रमा की। दर्शकों, चंद्रमा अष्टम भाव का स्वामी है और एकादश भाव में चंद्रमा भी अस्त है और राहु से पीड़ित है। चंद्रमा को भी ग्रहण लग गया। जिस कुंडली में सूर्य को भी ग्रहण लग गया और चंद्रमा को भी ग्रहण लग गया और लग्नेश चांडाल योग में आ गया, तो हम क्या उम्मीद कर सकते हैं उस जातक से। लेकिन उम्मीद तो रखनी पड़ेगी, उम्मीद के ऊपर तो दुनिया कायम है। उसके अनुकूल उसके उपाय करा करके फिर छोड़ दो भगवान प्रभु के ऊपर। जो आदमी कर सकता है वो तो करो। आगे बताएंगे क्या करना है। कुछ परेशानी के साथ अष्टमेश है चंद्रमा। मानसिक बल कमजोर होगा, हमेशा परेशानी रहेगी। मंगल पंचम भाव का स्वामी, द्वादश भाव का स्वामी नीच राशि में हो गया। शिक्षा संतान के पक्ष में परेशानी। धन व्यर्थ खर्च होगा। क्यों? धन भाव को देख रहा उस दृष्टि से उसका धन व्यर्थ में खर्च होगा और परिश्रम के बल पर उसको मेकअप करने की कोशिश कर। अष्टम दृष्टि से यहां पर भाई बहन के सुख में कमी होगी और यहां पर शनि को भी पीड़ित कर रहा है मंगल। शनि को भी मंगल पीड़ित कर रहा है और यहां पर सूर्य भी पीड़ित है, चंद्रमा भी पीड़ित है, गुरु भी पीड़ित है। ये सब पीड़ित हो रहे हैं, राहु सब पीड़ित हो रहे हैं। अब बात करते हैं बुध की। दर्शकों, बुध दो केंद्रों का स्वामी है, सप्तम भाव का स्वामी है, दसम भाव का स्वामी है और दसम भाव में उच्च राशि में है। भद्र महापुरुष योग बनता है, लेकिन मृत अवस्था में है। कहां जाकर के इसको सहारा मिलेगा। विशिष्ट योग तो बना रहा है, लेकिन लेने वाला चांडाल योग में फंस गया, लेने वाला अस्त हो गया, तो कहां से मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो इसी तरह से परेशानियों से भरा जीवन उसका रहेगा। बुध दसम भाव में है, पिता के द्वारा विशेष सहयोग मिलेगा। व्यवसाय में चतुर होगा। बुध व्यापार की प्रेरणा देता है। ऐसा नहीं है बुध यहां पर है, पीड़ित नहीं है, लेकिन कमजोर है, उतना ही प्रभाव देगा। बुध व्यापार की प्रेरणा देता है। ऐसा जातक कमीशन एजेंट, अकाउंट संबंधित, लेखन संबंधित, पुस्तक विक्रेता आदि में अच्छा अपना निर्वाह कर सकता है। अब बात करते हैं शुक्र की। शुक्र एकादश भाव का स्वामी है, छठे भाव का स्वामी है, रोगेश है, अस्त हो गया और राहु के साथ भूखंड योग बन गया। यहां जितने भी ग्रह हैं, चंद्रमा, गुरु, सूर्य, सब अस्त है और राहु से पीड़ित है। कोई चंद्र का ग्रहण योग बना रहा है तो गुरु का चंडाल योग बना रहा है, तो कोई सूर्य का ग्रहण योग बना रहा है, तो कहां आसान बात हो गई। शुक्र दांपत्य सुख देने वाला है, भौतिक सुखों का दाता है, अस्त हो गया, वो भी बात नहीं रही। शनि, दर्शकों, शनि द्वितीय भाव का स्वामी, तृतीय भाव का स्वामी है। प्राकर में वृद्धि होगा, भाई बहन का सुख मिलता है। शिक्षा संतान में थोड़ी सी परेशानी होगी, नीच दृष्टि से देख रहा है और भाग्य की हानि करेगा। यहां पर शनि शत्रु राशि को देख रहा है, भाग्य की हानि करेगा और दसम दृष्टि से खर्चा होगा, यहां पर अधिक खर्चा कराएगा। शनि भी पीड़ित है मंगल से, यहां पर भी कुछ ना कुछ पीड़ित है मंगल से। बात करते हैं राहु की। राहु एकादश भाव में है, आमदनी में विशेष वृद्धि करेगा। उतार चढ़ाव होंगे भी तो धैर्य नहीं खोएगा। समय आने पर ऐसा जातक झूठ ही बोल सकता है, काम चला लेगा। शाम दे दंड बैंड सभी से काम चलेगा। पंचम दृष्टि भाई बहन के भाव पर है, उसमें मधुरता की कमी होगी। सप्तम दृष्टि पंचम भाव पर है, शिक्षा संतान में अवरोध आएंगे और ऐसे जातक के नवम दृष्टि सप्तम भाव पर है। विवाह से पहले परेशानी होगी, विवाह के बाद कोई परेशानी नहीं होगी। अब बात करते हैं केतु की। केतु पंचम भाव में मेष राशि में, शिक्षा संतान में परेशानी। पंचम दृष्टि से भाग को देख रहा है, भाग्य की हानि। सप्तम दृष्टि से यहां सभी को पीड़ित कर रहा है, सारों को पीड़ित कर रहा है। व्यवसाय उसमें आमदनी में उतार चढ़ा और नवम दृष्टि से लगन को मिला, दिमाग अस्थिर। ये ग्रहों का प्रभाव बताया। अब कुंडली के हिसाब से देखिए, उसके बाद सरकारी नौकरी का जो है बताएंगे। कुंडली के हिसाब से गुरु भी राहु के साथ आ गया, चांडाल योग हो गया, चंद्र भी राहु के साथ आ गया, ग्रहण योग हो गया, सूर्य राहु के साथ आ गया, सूर्य का ग्रहण योग हो गया, शुक्र राहु के साथ आ गया। इसमें कितने श्राप हो गए। ब्रह्म श्राप इसमें आ गया, मातृ श्राप इसमें आ गया, पत्नी श्राप इसमें आ गया और पितृ श्राप इसमें आ गया। सारे ही श्राप इसमें
जो हमारे पराशर जी के अनुसार से सारे ही श्राप इकट्ठे हो गए, सब कुंडली शापित हो गई। ऐसी कुंडली आप कितना भी दान कर लो, कितना भी आप जप कर लो, कुछ नहीं होगा। आपके जप करने से ये शाप दूर नहीं होगा। इनका सिर्फ एक ही उपाय है, इनका नारायण बलि श्राद्ध करें, नाग बलि श्राद्ध करें, जिसको कि पितृदोष की बड़ी पूजा कहा जाता है, और इन शापों के मुक्ति दिलाया जा सकता है। वही एक कारण, वही एक विकल्प है जो कि सस्ता है और उसको किया जा सकता है। ये जितने भी श्राप हैं, ब्रह्म श्राप है, पितृ श्राप है, पत्नी श्राप है, मातृ श्राप है, इनका सबका निवारण। सूर्य ने उद्देश्य शिक्षा तो दे दिया, शनि अपने राशि में तीसरा भाव बलवान है, लिखने में भी अच्छा आ गया, अच्छा लिखाई आ गई, लेकिन काम तो है ही नहीं। काम बुध दे रहा है, लेकिन कौन करेगा? बुध भी मृत बड़ा हुआ है और जातक भी परेशानी हो गई, तो कहां से होगा? अभी दर्शकों, जब कुंडली का समीकरण के बाद लग्नेश पीड़ित है। लग्नेश जब सरकारी नौकरी में जाते हो, लग्नेश बलवान होना चाहिए, उसका किसी ना किसी प्रकार से दशम भाव से संबंध होना चाहिए। सूर्य बलवान होना चाहिए, सूर्य पीड़ित है। कर्मेश मृत अवस्था में है, दशम भाव जो सरकार का है, प्रतिष्ठा का, सम्मान का है, वो भी मृत अवस्था में है। ठीक है, देगा, चलो दे देता, मान लिया, लेकिन लग्नेश और सूर्य तो बलवान चाहिए। दूसरी तरफ चंद्रमा युवराज है, युवराज पीड़ित है, और अमावस्या योग फंस गया। एक आदमी में चंद्रमा अस्त है तो पितरों का भारी प्रभाव है। तो मुझे नहीं लगता, और भाग्य की हानि, भाग्य भाव पीड़ित, लग्नेश लगन पीड़ित, सूर्य पीड़ित, कर्मेश मृत अवस्था में, चंद्रमा पीड़ित, भाग्य की हानि। और अगर मेरा बच्चा ये सोचता है कि मैं सरकारी नौकरी कर लूं, तो मैं समझता हूं समय बर्बाद करने के अलावा कुछ नहीं है। अपना दूसरा विकल्प बुद्ध का ढूंढिए, अपना रोजगार ढूंढिए, उसमें समय वेस्ट करने से कोई फायदा नहीं। हाँ, इन शापों का इलाज है, जो श्रापित कुंडली है, इन श्रापित कुंडलियों का इलाज है। नारायण बलि श्राद्ध करे, नाग बलि श्राद्ध करे, जो शापों के निमित्त जो कार्य है उनको करे, और उसके बाद जातक भाग्य वृद्धि रत्न धारण करे, लग्नेश का रत्न धारण करे, पंचमेश का रत्न धारण करे, भाग्येश का रत्न धारण करे, और सूर्य को बलवान करे, और राहु की लिमिट, जो कि वो हमारा पूर्वज है, आपका कोई ऐसी कुंडली का कोई पूर्वज अतृप्त योनि में है, उसकी मुक्ति की कराए, तो कुछ राह आसान हो सकती है। बाकी किसी के कुछ करने से इस कुंडली में, ऐसी कुंडलियों में कुछ नहीं हो सकता, जब तक कि आप उन कर्मों के निमित्त कार्य नहीं कर लोगे, उनका दोष निवारण नहीं कर लोगे, आपकी राह आसान नहीं हो सकती। दर्शकों, मैंने आज इस होनहार योग की कुंडली, जो बोलता है कि मैंने बहुत पैसे खर्च कर दिए, मैंने राहु के भी जप करा दिए, राहु का भी दान करा दिया, ये जप और दान कराने से पूर्वजों की मुक्ति नहीं होगी, ये श्राप की मुक्ति नहीं होगी। ये श्राप और पूजनों की मुक्ति तो नारायण बलि श्राद्ध, नाग बलि श्राद्ध, ये पितृदोष की पूजा है, वही कर सकती है, दूसरा कोई विकल्प सस्ता नहीं है। दर्शकों, कालसर्प दोष हो जाता है, शनि बाहर है, सूर्य राहु का ग्रहण योग है, चंद्र राहु का ग्रहण योग है, गुरु का चंडाल योग है, शुक्र राहु का भूखंड योग, इन सब की शांति करानी चाहिए। और अभी तक शादी नहीं हुई, ये सब शांति कराने के बाद ऐसे जातक को अर्क विवाह करके फिर योग कन्या के साथ शादी करना चाहिए। हो सकता है भगवान प्रभु खुश होंगे तो कुछ आशीर्वाद अवश्य देंगे। अपनी तरफ से कर्म करो, फिर छोड़ दो उनके ऊपर जो होना है। मैंने आज एक होनहार योग की कुंडली का, जो सरकारी नौकरी में तलाश कर रहा है और जो विश्वास खो बैठा है, जो हमारे जो भाई बोलता है, उस पंडित जी ने बताया, ठीक है, उनके आधार से बताया, उसमें हम कमेंट्स कुछ नहीं कर सकते। लेकिन मेरा यह है, चाहे मेरा कमेंट्स ठीक हो या गलत हो, मेरा कमेंट्स ये है, मेरा सुझाव ये है, जब तक उन श्राप की दूर नहीं होंगे, उनके निश्चित कर्म नहीं किए जाएंगे, ऐसे बालकों की राह आसान नहीं हो सकती। दर्शकों, मैंने आज नवयुग की कुंडली का विश्लेषण करके आपका मार्गदर्शन किया, उसका भी मार्गदर्शन किया, और जो मेरे बच्चे इसी तरह से है उनका भी मैं समझता हूं कुछ ना कुछ मार्गदर्शन हुआ होगा। ऋषि ज्योतिष या नर्मदा जी के नद के किनारे है, यहाँ पर नर्द है, यहाँ पर कालसर्प दोष, पितृदोष की पूजा की जाती है। यहाँ पर पूजाओं में पितृ लोग प्रकट भी हो जाते हैं, सवाल जवाब भी होते हैं, मैंने वो दृश्य देखा है। जो इच्छुक है करा सकता है। ऋषि ज्योतिष हाथ से पत्रिका लिखता है, जो इच्छुक है संपर्क कर सकता है। ऋषि ज्योतिष कन्या भाव के लिए गुण मिलान बिना किसी शुल्क के आपकी राह आसान करता है। ऋषि ज्योतिष आपको जो समस्या आ रही है, बिना किसी कोस्ट के इस तरह से वीडियो बना करके
आपका मार्गदर्शन करता है। मैं कहता हूं भाई एक दो समस्या जो है उसके लिए मैं आपका पूरी कुंडली का विश्लेषण करना तो संभव की बात नहीं है। समस्या क्या है वो बताओ, हम उसी पॉइंट को देखेंगे ताकि और भी मेरे दर्शक उसका फायदा उठा सके। दर्शकों, आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, और दर्शकों फिर कहूंगा मेरा नया चैनल है, मैं भी आशा करता हूं आपको अच्छा लगा है। लाइक करें, शेयर करें, और जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं है सब्सक्राइब करें ताकि आपको भी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले, मेरा मनोबल भी ऊंचा हो और मैं इसी प्रकार वास्तविक कुंडली बना करके आपका मार्गदर्शन करता रहूं। धन्यवाद।